बढ़िया मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 9 है और थीम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। पिछले चैप्टर में हमने सम्राट अशोक यानी अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया, कैसे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा थी या अन्य धर्मों से रिलेटेड जो भी अच्छी बातें थी, कैसे उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को प्रेषित किया और जन जन तक अपने अभिलेख पहुंचाए। यानी उनको एक गांव के किनारे गड़वा देता था और उसके जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, वो लोगों को समझाते थे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। उसी की अगली कड़ी में हम आज खुशहाल गांव समृद्ध शहर के बारे में देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी से। लोहार की एक दुकान। प्रभाकर लोहारों में को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। यानी जो लोहार ने काम किया पहले से, जो बना के उसने रखा, उसको बेचने के लिए उसने रखा। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी जिसमें लोहा को तपाया जाता है, लोहे को गर्म किया जाता है जिससे उसे मनचाहे शेप में ढाला जा सके। औजारों को बनाने के लिए तो लोहे के एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। यानी लोहे को गर्म किया जाता है और जब लोहा एकदम लाल हो जाता है तो उसको पीटा जाता है और मनचाहा शेप दे दिया जाता है। प्रभाकर को ऐसा बड़ा मजेदार लग रहा था। बच्चों को तो ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। बच्चों के सारे कोई भी काम करने लगो तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, वो उसको देखने लगते हैं। लोहे के औजार और खेती। आप सभी को पता है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, इधर लोहे की खोज नहीं हुई थी। जब हमने ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व पढ़ा तो भी लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे को नहीं खोजा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, लेकिन लोहे का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता था। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल आया 600 ईसा पूर्व के आसपास, लोहे का बहुतायत में प्रयोग होने लगा। हल्के फाल बनने लगे, है ना। रोजमर्रा की जो जिंदगी में चीजें आती हैं वो धीरे धीरे शुरू हो गई। आप देख सकते हैं लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। वर्तमान में हर चीज लोहे स्टील वगैरह की चलने लगी है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं वर्तमान दौर में, ठीक है, जिसमें हम जी रहे हैं। अपने चारों तरफ देखो, आप घर बनवाओगे सरिया की जरूरत पड़ेगी, कीलों की जरूरत पड़ेगी। ट्रक देखो लोहे का होता है ना। जो गाड़ियां आप चलाते हैं वो लोहे के होते हैं। छोटे छोटे चीजें से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक लोहे का एक अनिवार्य अंग बन गया है। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले, कहा 1000 ईसा पूर्व, लगभग 2023 चल रहा है, ठीक है। तो 2023 साल ये हो गए 1000 साल पहले। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में। आप महापाषाण कब्रें, जब हमने दक्षिण भारत का इतिहास में थोड़ा सा ध्यान था, उसमें देखा था महापाषाण कालीन जो कब्रें थी उसमें लोहे के औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। हमने अध्याय 5 में इसके बारे में नॉर्मल सा जिक्र किया था। करीब 2500 वर्ष पहले, लगभग 600 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के पास लोहे के औजारों का बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यानी लोहे के औजार बहुतायत में प्रयोग होने लगे। जंगलों को साफ करने में लोहे के हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा, कुल्हाड़ियों का, है ना। तीर भाले हथियार बनने लगे। उसके अलावा हल बनने लगे जो उन जमीनों को बढ़िया से जुताई कर सके, जिससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा और कृषि का हिस्सा बढ़ने लगा। कुल्हाड़ियां जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। पहले क्या होता था, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है ना, कालीबंगा वगैरह में आपको लकड़ी के हल मिले, है ना, हल की प्रतिकृति मिली। बच्चों के खेलने के लिए हल मिले, तो इसका मतलब क्या, वहां के गांव में हलों का प्रयोग होता था, वो भी लकड़ी का, ठीक है। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। भाई अब क्या हुआ, ज्यादातर जमीन की जो जुताई कम हो पाती थी वो अधिक होने लगी। पथरीले एरिया को भी लोहे से खोदा जाने लगा और धीरे धीरे जमीनों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। जंगलों को साफ करने में लोहे के हथियार काफी काम आए। भाई आप तांबे की कुल्हाड़ी बना लो तो बेहतर तरीके से नहीं पेड़ को काट पाएगी, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ी क्या करेगी, पेड़ों को बेहतर तरीके से काट पाएगी, उनकी साफ सफाई अच्छे तरीके से कर पाएगी। बात समझ में आई। इसीलिए वर्तमान दौर में जब गांव वगैरह में जाओगे तो आपको हंसिया, खुरपी जिससे हम खुदाई करते हैं, छोटी मोटी फावड़ा, है ना, और छोटी छोटी सामान्य लोहे के हाल, अब तो रोटावेटर वगैरह आने लगे हैं, है ना, कल्टीवेटर वगैरह आने लगे हैं, तो लोहे के काफी ज्यादा औजारों का इस्तेमाल होने लगा है।
तो इससे क्या हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कृषि अधिशेष बढ़ेगा। उठाए गए अन्य कदम में सिंचाई एक अगला कदम था। भाई देखो, सिर्फ खेत को जोतना बोना ही काम नहीं होता है, समय पर पानी भी तो चाहिए। जैसे आपको पीने के लिए पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो उसी तरह क्या होना चाहिए अन्य चीजों के लिए, जैसे आप कोई भी मान लिया धान की फसल बोओगे, ये धान का सीजन है ना, तो पानी तो बराबर आपको देना पड़ेगा, गेहूं में पानी आपको बराबर देना पड़ेगा। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं उनके राज्यों को रहना मुश्किल था, क्योंकि ज्यादा जो कर इकट्ठा होता था ना उस समय, वो कहाँ से आता था? कृषि से। उपज का हिस्सा लेते थे राजा वगैरह कर के रूप में। और जब वही नहीं बेहतर होगा तो क्या होगा? क्या समृद्ध गांव के बिना समृद्ध शहरों की कल्पना की जा सकती है? जैसे वर्तमान दौर में अगर कृषि विशेष ना हो, अगर एग्रीकल्चर ठीक से ना हो, जैसे अभी कोरोना का समय आया था, लॉकडाउन लगा, सारे काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन कृषि का काम चल रहा था, क्योंकि लोगों को खाने के लिए धान, आटा चाहिए, चावल चाहिए, है ना, दालें चाहिए, तेल चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? कृषि से ही तो आएंगी। और एक ऐसा काम था कि जहां पर जितनी भी ज्यादा जनसंख्या हो वो खपा लेता था। ठीक है, उसमें खपा लेता था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रुपाई, पहले धान को छिड़काव किया जाता था, और फिर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास धान की रोपाई की जाने लगी, महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय जो बनाए जाते थे, उनके माध्यम से सिंचाई होती थी, है ना। रहेट का शब्द का आपने पढ़ा होगा, रहेट। गाना सुना है, सुन के रहेट की आवाजें यूं बजे कहीं सहनाई लगे। तो रहेट का मतलब होता है, आप पुराने जमाने में देखा होगा, एक वाटर व्हील हुआ करती थी, कुएं में लटका दी जाती थी, और बैल उसको खींचते थे, और वाटर व्हील घूमा करती थी, नीचे से पानी ला करके फिर एक साइड में पलट जाता था, फिर वो चक्का नीचे चला जाता था, उसको रहेट कहते थे, है ना। रहेट के माध्यम से सिंचाई होने लगी। ठीक है। इसके माध्यम से लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। क्यों परिश्रम किया गया भाई? लोगों द्वारा तालाब खोदे गए, नहरें निकाली गई, किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। पहले क्या होता था, मान लिया सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो पानी नहीं मिला, तो किसानों की चिंता बढ़ जाती थी। अब क्या हुआ, जब तालाब हो गए, नहरें हो गई, कुएं बना दिए गए, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, सिंचाई। जैसे उत्तर भारत की बात करें तो ज्यादातर सिंचाई कहाँ से होती है? नहरों से होती है, कुएं से होती है, हैंडपंप से होती है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा तालाब और कुओं से होती है। किसानों को उत्पादन बढ़ाना ही था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, वो किसानों से कर लेते थे। और किसान क्या करते थे? अधिक उत्पादन करते थे। यह सिंचाई से ही संभव था। अगर उत्पादन नहीं होगा तो राजा को कर नहीं बढ़ेगा। अगर वो चीजें बढ़ेंगी तो क्या होगा? कृषि उत्पादन बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। अगर नहरें खुदवाई जाएंगी, है ना, अच्छी प्रकार से सिंचाई होगी, धानों की रोपाई ठीक से होगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। और जब पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तो है ना, तो उसमें हमने देखा था कि अशोक, यानी जो सम्राट होता था ना, सम्राट का जो शासन होता था ना, राजधानी के आसपास ही होता था, और दूर का शासन वो अपने राजकुमारों या अपने महामात्यों के माध्यम से चलाता था। तो इस महाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में। उत्तरी हिस्सा का उनका गंगा का किनारे के ऊपर वाला हिस्सा, और गंगा के नीचे वाला हिस्सा उत्तर दक्षिण हो गया। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जिन्हें विल्लाल या विल्लला, विल्लाल याद रखना, लाल, ठीक है, विल्लाल कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उड़वार, ठीक है, ये शब्द याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि मजदूर जिसे दास या कड़ेसियर और अधिमाई कहलाते थे। ठीक है, बड़े भूस्वामी विल्लार कहलाते थे, साधारण हलवाई उड़वार कहे जाते थे, भूमि मजदूर दास या कड़ेशियर या अधिमाई कहलाते थे। ये यूपी पीसीएस और प्री के लिए यहाँ से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब एक आधे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, हर बार आपने देखा होगा। उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, यानी जो शब्द हैं हिस्ट्री के, उसको मिला करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको नोट करने पड़ेंगे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति यानी ग्राम भोजक कहलाता है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। अब धीरे धीरे व्यवस्था बदली ना। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, पद वंशानुगत होने लगे। पहले क्या होता था, योग्यता के आधार पर पद का निर्धारण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ कि अब
वंशानुगत शासन हो गया। जो एक बार ग्राम प्रधान बन गया तो उसी के बच्चे क्या होते हैं, ग्राम प्रधान बनते थे। वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में हर 5 साल में चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के और नया प्रधान चुना जाता है। जो अच्छा काम करता है वो दोबारा चुन लिया जाता है, जो अच्छा खर्चा करता है वो भी दोबारा चुन लिया जाता है ना। यानी यह पद अनुवांशिक था, यानी पहले पिता बना, फिर पिता के बाद बच्चा बना, बच्चे के बाद उसका बच्चा बनेगा, तो धीरे धीरे ये एक क्रम चलता रहेगा, है ना। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी या जमींदार जिसको बोल सकते हो, ठीक है, जमींदार होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दासों को क्या बोलते थे, कड़ेशियन या मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही दे देता था। ये वसूली का काम भी करते थे। जैसे आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में लगेगा आपको कि जो जो भी व्यवस्थाएं आई, चाहे वो इस्तेमरारी बंदोबस्त हो, स्थायी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी व्यवस्था हो, तो उसके अंतर्गत एक प्रमुख वर्ग को बना दिया गया, सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो क्योंकि इस समय क्या होता था, मान लिया कोई ग्राम में झगड़ा हुआ तो ग्राम प्रधान या सरपंच क्या होता था, वो झगड़े का निपटान कराता था और निपटान के माध्यम से वो न्यायाधीश बन जाता था। कभी कभी सजा भी सुना देता था, है ना, तो भी वो न्यायाधीश का काम करता था। बुलाने के लिए, सूचना देने के लिए पुलिस का भी काम करता था। गांव के कुछ लोग उस पंचायत के सदस्य होते थे जिसके माध्यम से वो काम करता था। आपने जब ऋग्वेद पढ़ा था तो उसमें समितियां पढ़ी थी, सभा, समिति और विदत। ये संस्थाएं क्या करती थी, राजाओं का चुनाव करती थी, दैनिक काम प्रशासन को देखती थी। वर्तमान में अब पंचायत हो गया। ये समितियां क्या करने लगी, ये करती थी, लोग न्यायाधीश का काम करती थी, पुलिस का कर वसूलने का काम, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इनके अंतर्गत अंतर्गत था, है ना। जुडिशरी पावर भी इनके अंतर्गत थी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो एसपी संभालता है वर्तमान दौर में, वो क्या था, वो उन्हीं पंचायतों के हवाले था, है ना। क्योंकि वहां पर क्या होता था ना, बड़े बड़े अधिकारी वहां तक तो पहुंचते नहीं थे। मान लिया जिले स्तर पर अधिकारी है, छोटे स्तर पर वही लोग काम करते थे, इतनी व्यवस्था ज्यादा नहीं रही होगी। ओके, तो क्या है, एक ही व्यक्ति क्या है, जुडिशरी भी देख रहा है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उसके अंडर में है। तो क्या हुआ, एक अनार सौ बीमार टाइप का हो गया। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति यानी घर के प्रमुख होते थे। ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, छोटी छोटी जमीनें होती थी इनके पास। ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति एक कृषिदास बन जाते थे, कर्मकार कहलाते थे, ठीक है, जिन्हें क्या करता था, दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इन्हें कृषि श्रमिक बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, कृषि श्रमिक या दास। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अभी तक क्या था, जब वर्ण व्यवस्था के तहत हम देख रहे थे तो वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ण थे। कौन कौन सा था, ब्राह्मण था सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य था, उसके बाद सबसे निचला वर्ण शूद्र था। अब क्या हुआ, अन्य जातियां भी बढ़ने लगी। जब आप चाणक्य की अर्थशास्त्र को देखेंगे तो उसमें 7 प्रकार की जातियों का वर्णन मिलेगा। लेकिन जब आप मेगास्थनीज की इंडिका देखेंगे तो उसमें 11-12 प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है। लोहार, सुनार, बढ़ई, कुम्हार, है ना, तो ये सारी चीजें मिल जाती थी। तो इनको जनरली हम शिल्पकार या शिल्प में निपुण व्यक्ति कहते थे। अब जैसे प्राचीनतम तमिल रचनाओं को देख सकते हो, संगम साहित्य, है ना, संगम का इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मदुरै में 3 सभाएं हुई जिसमें क्या हुआ, कवियों का, धार्मिक संकलनों का, उनको इकट्ठा किया गया और एक राजा उसका प्रमुख होता था। और क्या किया जाता था, वहां पर उन कवियों के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। जो कवि जो चीजें लिखते थे उनका संकलन कर लिया जाता था, है ना। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ में किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। अभी आगे हम देखेंगे। अब देखो, समृद्ध शहर तब बनेगा आपका जब समृद्ध गांव होगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, शहर तो समृद्ध हो गए हैं लेकिन गांव वैसे ही बंजर हालात में पड़े हुए हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुम जातकों के बारे में, जातक कथाओं का जिक्र सुना है
जातक कथाओं में बुद्ध को कई नामों से पुकारा गया है। ये कहानियां जो आम लोगों द्वारा में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ज्यादातर जातक कथाएं बौद्ध भिक्षुओं से मिल जाएंगी। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता था या धनी जन जाता है। एक निर्धन की चतुराई, क्या है ये? जातक कथा है। किसने इसका संकलन किया है? बौद्ध भिक्षुओं ने। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, चूहा भी भूख से मर गया। सोचो, जैसे वो कहावत है ना गांव में कि रईस इतने बनते हैं लेकिन घर में चूहा गिर जाए तो खाना नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं लेकिन तुर में घूम रहे हैं। तो उसी तरह क्या है, निर्धन की चतुराई में क्या हुआ? शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। उसने क्या किया? उस चूहे को एक सिक्के में, यानी एक कॉइंस में, या आज के देश में 1 रुपए में क्या किया? एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हुआ। माली युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। क्या है? अगर वो बगीचे की सफाई करेगा, लकड़ियां उसे मिलेंगी और वो जो बिखरा पड़ा वो उसे मिल जाएगा, तो वो कहीं बेचेगा ना, है ना। ये हुआ 0 रुपए इन्वेस्ट करके क्या किया? धनवान बनने लगा। युवक ने पास में खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया, प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उसे एक एक मिठाई मिलेगी। देखो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, दिमाग से काम लगाया। देखते देखते उस बगीचे का एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया गया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। बगीचा किसका था? राजा का। ठीक है, कुमार किसका था? राजा का। अब क्या हुआ? उसको फुकट में सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि माली क्या था? माली कामचोर था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और उस युवक के पास कुछ पैसे और हो गए। अभी एक सिक्का उसको क्या मिला था? मरे चूहे को बेचकर। अब जो इस समय इस जमाने में या उस जमाने में मरे चूहे को बेच दे तो वो क्या नहीं कर सकता, है ना। बस चाह होनी चाहिए। ठीक है, जहां चाह वहां राह। आप लोग तैयारी करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें। उसी समय कुछ ऐसे भी लोग होंगे परेशान होने के बावजूद अपनी पढ़ाई करते होंगे और उनको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता होगा। तो चाह बनाइए, राह अपने आप बन जाएगी। काफी लोग ऐसे हैं कि यार पैसा नहीं है कैसे पढ़े। अरे पैसा नहीं है, नेट तो है। जो आप रील देखने में बर्बाद करते हैं उसको यूट्यूब पे इकट्ठा करो। क्यों नाच गाना फालतू में देखते रहते हो, है ना। तो उसको जब आप इधर कन्वर्ट कर लोगे तो आपका काम होने लगेगा और आपका नॉलेज भी गेन होने लगेगा, है ना। तो अब फिर अपनी कहानी पे लौटते हैं। कुछ पैसे और हो गए। उस युवक ने एक और योजना बनाई और बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वह घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। क्या किया? वो जो उसको पैसे मिले थे ना कुमार से, उससे उसने क्या किया? एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तीसरा बिजनेस है भैया। उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, पानी पिलाने का काम करेगा। वर्तमान दौर में पानी का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। शहरों में तो काफी है, अब तो गाँव में भी पहुंच गया है कि लोग पैकेट वाला पानी यूज करते हैं। ओके, खुश होकर उन लोगों ने, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, आप बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन व्यापारी से बताया कल घोड़े के व्यापारी 500 घोड़ों के साथ एक शहर में आ रहा है। अब घोड़ा ला रहा है तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना घोड़े को। घोड़े के लिए अब वो किसको पानी पिलाया था? अब दिमाग देखो उसका, कितनी दूर की सोचने लगा वो। उसने किसको पानी पिलाया था? जो घास वगैरह काट के लाते थे उनको पानी 500 लोगों को पिलाया था। अब अगर एक एक गट्ठर घास ले लेगा तो 500 गट्ठर तो यूं ही हो गए। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वाले के पास जाकर कहा कृपया तुम सब एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। ठीक है, डील कर लिया। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास ना मिली तो उस युवक ने घास के तो 1000 सिक्कों में खरीद ली। भाई जब माल क्या हुआ, शार्ट हो गया और उसको कहीं नहीं मिल रहा है। वर्तमान दौर में ये डंपिंग तो होती है। क्या किया जाता है? व्यापारी लोगों के पास जब किसान के गेहूं वगैरह साफ गल्ला पहुंच जाता है तो उसको डंप कर लेते हैं और मार्केट में रेड
रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार क्या करती है, बहुत सारा अनाज खरीद कर अपने गोदामों में भर लेती है, तो जरूरत पड़ने पर वो क्या करे, सबके लिए मुहैया करा सके, है ना। तो ये हुआ। अब कहानी से आपको से क्या सीख मिलती है, अगर आप कुछ करना चाहो तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अब घोड़े के व्यापारी शहर में क्यों आया होगा, क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसायों को अपना सकती थी? अपने कारण बताइए, बिल्कुल अपना सकती थी, छोटे छोटे काम थे। अब प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमने कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों, फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। आपने देखा होगा, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। हड़प्पा में दाढ़ी वाले बाबा मिले थे। ओके। और भी कई वस्तुएं मिली, जिनके माध्यम से क्या है, उसके समाज का, उनके धार्मिक रीति रिवाज का, उनके राजनीतिक जीवन का, है ना, महिलाओं की स्थिति का, पुरुषों के चाल चलन का, खेलों का, जीवन यापन के तरीकों, इनको सबको पता चलता है भाई। जो चीजें हमको मिलती है ना, सॉरी, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस समाज का वर्णन कर लेते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। वर्तमान दौर में लोग क्या करते हैं, देखो कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। दिल्ली में मिला वलय कूप, देखो गोल गोल है। हड़प्पा जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है, आपको बताना है। अब नीचे सांची के एक मूर्तिकला, या मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप मूर्तिकला एक नमूना है। जो सांची का स्तूप है, उसमें शहर के जीवन के कुछ दृश्य हैं। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। दीवारों को देखोगे, ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से, या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इमारतों की छतों का वर्णन करो। अब देखो, ये जातक कथाएं सब वर्णित की गई हैं इसमें, ठीक है? और ये क्या है, पत्थरों की नक्काशी है। पहले रेलिंग तो लकड़ी की बनी हुई थी, गिर गई, फिर जब ये तुम्हारा कुषाण वंश वगैरह आए ना, तो इसको इसमें पत्थर की रेलिंग लगाई गई, फिर लोहे का प्रयोग किया गया। वर्तमान में तो और सजावट कर दी गई है, लेकिन पहले ज्यादातर लकड़ी, पत्थर, ईंट, चूने पत्थर का काम होता था। और ये सब जातक कथाओं के नमूने हैं। यूपीएससी में इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। शहर महाजनपदों की राजधानी थी, जैसे तुमने पढ़ा। उस शहर परकोटे से घिरे होते थे। परकोटा क्या होता है, चार दीवारी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में तुमने देखा कि पूर्वी भाग पर ऊंचे नजर नजर रहता, निचले भाग एक निचला रहता था पश्चिमी भाग में। और उनको चार दीवारी से, कभी कभी ऊपर वाले भाग को चार दीवारी से घेरा जाता था, कभी कभी पूरे शहर को क्या किया जाता था, परकोटे से घेर दिया जाता था, है ना। और चार छह प्रवेश द्वार बना दिए जाते थे, उन पर सेनाएं तैनात कर दी जाती थी। और ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से हुआ होगा। यहाँ यह क्या है, परकोटे से घिरे होते थे, जैसा कि तुमने आप ऊपर के चित्र में देखा। अनेक शहरों में वलय कूप मिले, गोल गोल, है ना, वलय के आकार के कूप मिले। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों में अवशेष बहुत कम मिले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय लकड़ी का प्रयोग ज्यादा होता था, तो लकड़ी समय के साथ क्षणभंगुर हो गई, खत्म हो गई। मिट्टी, छप्पर से बने होने के कारण ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि टेम्परेचर गर्म होता रहा, है ना। सर्दी गर्मी के कारण वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। और भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों, यात्रियों के विवरण से पता चलता है। ऐसे एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, ठीक है? क्या है? बेरीगाजा, भरूच, गुजरात का एक बंदरगाह था उस समय, उसकी कहानी है। सकरी खाड़ी समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बेरीगाजा भरूच का पुराना नाम है। सकरी गली है, ठीक है। एक सकरा रास्ता है समुद्री, आने वालों के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। जो भाई, उसके लिए क्या होगा, जो कुशल होगा ना नाव चलाने में, जो उस्ताद होगा, वो कहीं से भी निकाल लेगा। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, फराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात होता था। कहाँ से? ईरान से, यूनान से, मिस्र से, है ना, और बड़े बड़े शहरों से। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या आयात किया जाता था और क्या
निर्यात किया जाता था। भारत में कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो आयात की जाती थी? तो कौन सी? शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के। जब आप बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे ना, अशोक के पिता के बारे में, तो उसने क्या किया था? सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या मांगा था? एक शराब मांगी थी, एक दार्शनिक मांगा था, और कुछ और वस्तुएं मांगी थी। लेकिन वहां के शासक एंटियोकस ने क्या किया कि दार्शनिक भेजना उसके सरिया के खिलाफ था, तो उसने दार्शनिक नहीं भेजे। तो उस समय सरिया वगैरह तो थी नहीं। 500 ईस्वी के आसपास इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो उस समय जो वहां का शासन था और जो वहां के नियम कानून से, जो धार्मिक रीति रिवाज थे, उसके आधार पर जो तुम्हारा ये क्या होता था ना, दार्शनिक वगैरह को बेचना मुश्किल था। तो उसने दो चीजें, सूखा अंजीर भिजवा दिया, ओके, शराब भिजवा दी, और कुछ अन्य चीजें भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। तो ये आपको याद रखना है कि भारूच कहाँ का बंदरगाह है, कब प्रयुक्त होता था। दूसरा कि क्या क्या चीजें आयात की जाती थी, क्या क्या चीजें नहीं आयात की जाती थी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, ठीक? इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये सारी चीजें लाते थे। बेरी गागर से आज निर्यात होने वाली की सूची बनाना है आपको। ऐसी दो सूची बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। आपने शराब का जिक्र हड़प्पा में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? शराब का जिक्र हड़प्पा में नहीं, अगर यूज करते रहेंगे तो शायद हो सकता है। ओके, सूती कपड़े का यूज नहीं होता था उसमें। और और भी कुछ चीजें हैं, तांबा हो गया, तराब, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के, ये तो होता था। जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्लेनियन, ये सब भी होता था। चित्र के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हो सकता था कि नहीं था। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हड़प्पा युग में नहीं थी, पर वो सभी उनके बारे में लिखा। ठीक है, अब सिक्के देख सकते हो उस समय। ये देखो सिक्के कैसे बनते थे। इसके पहले भी क्लासेज में हमने सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहा सिक्के। आहा सिक्के जैसे पेड़े बनते हैं ना, ठप्पा मार दिया जाता है और कुछ निशान बन जाते हैं। वर्तमान में ये जो सिक्के हैं उसमें आकृति उभरी हुई होती है। पहले के जो सिक्के होते थे वो उसकी आकृति क्या होती थी? दबी हुई होती थी। ये देख लो, दबी हुई है, गड्ढे टाइप में है। तो इसी को आहा सिक्के कहते हैं। करीब 500 साल पहले चले। महाजनपद युग के बाद ही सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ, नहीं पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। क्या होता था? वस्तु विनिमय। फिर धीरे धीरे सिक्कों का प्रयोग होता हुआ। फिर एक चिट होती थी, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, मान लिया बांड टाइप का होता था। उसी के आधार पर चांदी सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, विनिमय के अन्य संसाधन। छोटी से कविता को पढ़ो। सब खेतों के सफेद धान की गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सफेद रेत पर परिवार समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए। शहर से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जब शहर के सौदागर चले जाते हैं, समुद्र के किनारे क्या होता था? नमक उत्पादन। और सौदागर आते थे और नमक को खरीद कर ले जाते थे, और कुछ विनिमय करते रहे होंगे। ठीक है, धान की लदी गाड़ियां आती थी। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। और नमक के लिए लंबे लंबे रास्तों पर, यानी धान और उसका एक्सचेंज होता था। ठीक है, नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र होते थे। 2500 साल से भी ज्यादा समय महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ओके, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र भी हुआ आगे चलकर। और वर्तमान में वृंदावन, है ना, ये सारी चीजों के लिए, श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें एक रहता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का को बनाने का केंद्र भी था, क्योंकि मथुरा में लाल बलुआ पत्थर मिलता है ना, तो वहाँ मूर्तियों का बहुत ज्यादा काम होता था। वर्तमान में भी होता है। और पीतल का भी काम मथुरा में बहुत ज्यादा होता है, जैसे ताले का अलीगढ़ में होता है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। इस काल में मथुरा का बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ और कई मूर्तियां बनी। राजाओं ने भी अपनी मूर्तियां बनाई। अपने कनिष्क की मूर्तियों को देखा होगा।
मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ कृष्णवती का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, बाद में बना। मथुरा में प्रस्तर खंडों यानी पत्थर के खंडों मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, छोटे छोटे, यानी एक कोटेशन टाइप का। स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस तरह के दान करते थे। यानी दान उस जमाने में बहुत प्रचलित था और सभी लोग करते थे। व्यापारी भी करते थे, सबसे ज्यादा दान तो व्यापारी ही करता था, है ना। किसान भी देते थे, शिल्पकार भी देते थे, और जो बाहरी व्यापारी थे वो भी अधिकारी वगैरह भी देते थे। अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, वित्त बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। ये काफी बड़ी मात्रा में थे। मथुरा में व्यवसाय की, अब ये शिल्पकार हैं, उन्हीं के आधार पर व्यवसाय की सूची आप बना सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शिल्प और शिल्पकार, पूरे स्थलों के शिल्पों से नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्या है? NWS या NBW, उत्तरी काले, नॉर्थ ब्लैक, क्योंकि ज्यादातर ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें खास चमक होती थी, इसलिए उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। कहीं कहीं लाल, पिछली क्लासों में लाल और धूसर के बारे में पढ़ा, इस तरह के भी मिलते थे, कभी इन पे चित्र बनाए जाते थे। तो ये एक अपनी चित्रकारी का एक नमूना होता था। अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। मानचेस्टर था भाई, कपड़ा बहुत ज्यादा उत्पादित होता था। उत्तर में वाराणसी प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़े उत्पादन के लिए। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यही श्रेणी बैंकों का भी काम करने लगी। ठीक है। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले लोगों को लौटा दिया जाता था, फिर मिट्टा धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। ठीक है। तो श्रेणियां क्या थी? जैसे वर्तमान दौर में है, जैसे आप जो सहकारी सोसाइटी पढ़ते हो, ये क्या है? किसानों का एक प्रमुख है। अब सूत काटने बुनने के नियम बने थे। कहाँ? अर्थशास्त्र में आप देख सकते हो। अर्थशास्त्र का जो 28 है, अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है किस प्रकार विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। राजा की तरफ से पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, जो सक्षम होती थी और जो अक्षम काम करने में निपुण नहीं है, उनको भी भिक्षुणियों, बौद्ध वेश्याओं, सॉरी वृद्ध वेश्या, राजा से की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाएं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? जो जिस गुणवत्ता का काम करे उसे अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल घर में मंगवा सकती थी और तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो काम जा सकती थी, जो कंपनी में जा सकती थी, उन्हें माल कारखाने और तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। उस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अतः निरीक्षक क्या करता था? उस तरफ, उस औरत की तरफ देखता है, उधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगली बात समझ में? अगर वो छेड़छाड़ करेगा, क्या कहा गया? औरतों जो कारखानों में जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यानी बहुत सुबह, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी होती रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या उधर उधर की बातें करता, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसके अंगूठा भी काटा जा सकता था। सोचो, अंगूठा काट लिया जाएगा, काम तो पूरा करके देना ही पड़ेगा। वर्तमान दौर में अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो आपको क्या करना है? जुर्माना भरना पड़ता है ना। कोर्ट केस भी हो सकता है। अगली बात समझ में? अब अरिकामेडु पुडुचेरी का एक क्षेत्र है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं।
रोम के बारे में जानकारी पढ़नी है तो 2200 से 1900 साल पहले अरकामेडू एक पत्तन था। ठीक है, ये याद रखना, केरल में था। केरल का मतलब पूर्वी तट पर। हाँ, पिछली बार पूछे गए थे। जहाँ दूर दूर से आए जहाज सामान उतारे जाते थे, यहाँ ईंटों का बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जैसे कहाँ मिला एक आपको, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था, एक सेकंड, है ना, तो उसी तरह यहाँ भी एक गोदाम में रहा। अब भाई जितने देखो, डॉक यार्ड का मतलब ये होता है कि डॉक यार्ड में ऐसा तो है नहीं सिर्फ सामान आएगा जाएगा, इकट्ठा भी होगा ना। मान लिया व्यापारी टाइम से नहीं पहुंचा तो सामान वहीं उतार दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, और अगर व्यापारी पहुंच गया तो सामान उठा लेगा। तो डॉक यार्ड में गोदाम जरूर होना चाहिए, ओके, सामान रखने वगैरह के लिए। क्षेत्र के एम्फारो जैसे पात्र मिले हैं, इसमें शराब तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, जैसे वर्तमान में कंटेनर वगैरह होते हैं उसी तरह। पकड़ने के हत्थे लगे होते थे, साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के शहर के नाम से एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मुहर लगे सांचे की चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं उपलब्ध थे, संभ्रांत लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे, उन्हीं के लिए थे। ऐसे बर्तन में जिनका डिजाइन तो रोम का है किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन बर्तन भी मिले हैं। ये देख सकते हो अभिलेख, मिट्टी का बर्तन, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में इस तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ शीशे, अर्धबहुमूल पत्थरों के मन के बनाने की पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यानी मान लिया औद्योगिक शहर रहा होगा ये, जहाँ पर काम होता था उसे औद्योगिक नगर की संज्ञा दी जाती थी ना। तो बर्तन और रत्न में भी मिले हैं, कहाँ से, रोम के वगैरह, तो इसका मतलब रोम से आयात किया जाता था, और यहाँ से कुछ निर्यात भी किया जाता रहा होगा। रंगाई के कुंड मिले हैं, यानी जहाँ पर मान लिया एक पात्र है उसमें रंग डाल करके रंगने के लिए काम आता होगा। तो पहले तो कुंड बना लिए जाते थे, अब तो बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गई है ना। मन के बनाने के साँचे भी मिले हैं। अब अन्यत्र देख लेते हैं। रोम को ढूंढो, यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक। रोम, रोम की सभ्यता, एक्वाडक्ट है। इसका विकास लगभग तभी जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। लगभग कब, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, है ना। और 600 ईसा पूर्व के बाद शहरों का बसावट धीरे धीरे, जो द्वितीय नगरीकरण था वो शुरू हुआ। प्रथम नगरीकरण तो 1950 में ही समाप्त हो गया। द्वितीय नगरीकरण के इस समय रोम में सभ्यता डेवलप हुई। साम्राज्य की राजधानी था यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैला था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा रोम ईंटों का शहर था जिसने मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस, उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर महल भी बनवाए, बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। चारों दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। उन्हें स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों, गुलसलखानों में पानी लाया जा सकता। हाँ, और एक चीज देखना, हम जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे ना तो बहुत पुरानी सभ्यता थी और यहाँ सब था। और सबसे बेहतरीन नगरीय संरचना हमें मिली है जो रोम वगैरह से काफी अलग है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो, लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलय, कूप, पत्तन, श्रेणी, ये उपयोगी शब्द हैं। ये तो आपको हो सकता है पता है, लेकिन कडेशियर, वेल्लाल, और एक शब्द क्या था, एक शब्द और था, कडेशियर हलवाहे वगैरह को बोलते थे। वेल्लाल धनी किसान होते थे। दास और श्रमिकों के लिए भी सब प्रचलित थे। जो गांव के प्रमुख होते थे उनके लिए भी, तो इनको याद रखना है। तमिल के बड़े सुमान को वेल्लाल कहते थे। ग्राम भोजी की जमीन पर प्राय उन्हीं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहे को या कडेशियर बोलते हैं शायद। अधिकांश गृहपति छोटी छोटी जमीन के भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजकों के काम को बताओ, 3 काम होते थे। कौन कौन, न्याय करना,
पुलिस का काम करना और कर इकट्ठा करना। अब शक्तिशाली क्यों थे भाई? सर्वाधिक जमीन इनके पास थे। गांव और शहरों के दोनों में रहने वालों की शिल्पकारी की सूची बनाना है। लगभग 3000 पहले, 1000 ईसा पूर्व। तिथि याद रखना, एडीबीसी में कंफ्यूज नहीं होना। प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहर सिक्के, संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले, अरिकमेडु पत्तन 2200 से 1900 साल पहले। हाँ, 2200 1900, इसका मतलब लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य तक। कितना है? पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य। बल्ब कूप का उपयोग होता था नहाने के लिए, धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए। तो जल निकास के लिए होता। सिक्के, ये 3 चीजों के बना होते। सर्वाधिक सोने के पहले होते थे, सोने के सिक्कों का। ये सारी चीजें हैं तो देख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका चैप्टर, ठीक है, खुशहाल गांव और बेहतरीन नगर। इसको आपने देखा, समझा, और जो भी सारी चीजें है ना, देखो इसको बड़े सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है उसको करके देखना है, आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो हमें बताइएगा, और क्या पसंद आया इस क्लास में वो भी बताइएगा।